हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल द साइंस मित्रा यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त विष्णु शर्मा और एक बार फिर मैं आपके लिए लाया हूं सेकेंड ग्रेड के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में आज नया चैप्टर जिसमें हम बात करने वाले हैं 11 साल के पीवाईक्यूज के बारे में। साथ ही साथ उन पीवाईक्यूज को केवल हम सॉल्व ही नहीं करेंगे, उनसे रिलेटेड टॉपिक्स जो है उन पर डिस्कस करेंगे, फॉर्मूलाज पर डिस्कस करेंगे, उनके कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ में ट्रिक्स पर डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास हमेशा की तरह होने वाली है मज़ेदार, शानदार और धुआंधार। तो लास्ट तक बने रहिएगा और यदि क्लास अच्छी लगे, मज़ा आए, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए, फिजिक्स आपको आसान लगने लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और साथ ही साथ में अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। चलिए, संभव है कि आज की क्लास में हम दो चैप्टर एक साथ कवरअप करने वाले हैं। उसकी वजह यह है कि दोनों ही चैप्टर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए तो आज की जो क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे गति के नियम के बारे में। गति के नियम वाला चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे बल के बारे में। टोटल ये चैप्टर आपको पता होगा फोर्स पर डिपेंड करता है, बल पर डिपेंड करता है, मतलब पूरा वो जो चैप्टर बल पर बेस्ड है ना। उसी तरीके से इसी फोर्स को हम थोड़ा सा आगे पढ़े तो हम पढ़ेंगे वर्क के बारे में, एनर्जी के बारे में एंड पावर के बारे में। तो दोनों ही चैप्टर एक दूसरे पर बेस्ड है, दोनों ही चैप्टर एक दूसरे से रिलेटिव है। इसलिए हमने दोनों चैप्टर को एक साथ यहाँ पर कंबाइनली बात करने वाले हैं हम। साथ ही साथ में इनके कॉन्सेप्ट है उनमें भी जो भी रिलेशन है, एक कॉन्सेप्ट से दूसरा कॉन्सेप्ट किस तरीके से बन रहा है, किस तरीके से एक कॉन्सेप्ट दूसरे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, ये भी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं आज की क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो आज की क्लास में हम फर्स्ट क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको संवेग के बारे में बताया था, स्थितिज ऊर्जा के बारे में बताया था और कार्य के बारे में बताया था। आज मैं वही संवेग का सवाल लेकर आया हूं। पिछले वीडियो में ही मैं बताने वाला था लेकिन थोड़ा सा क्लास बड़ी हो गई थी इसलिए नहीं बता पाया। इसलिए छोटी छोटी क्लासों के रूप में तोड़कर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ ताकि क्लास आपको लेंदी भी ना लगे। और दूसरी बात यह है कि कॉन्सेप्ट यदि आपको ढंग से समझना है ना तो थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा, तो वीडियो काफी लंबा हो जाता है। ठीक है, अब बोरियत ना महसूस करें इसलिए फिर वीडियो को 20-22 मिनट के बनाकर आपको देना पड़ता है। चलिए, ज्यादा टाइम मैं खराब नहीं करूंगा, बात करते हैं। देखो, मैंने कहा था आपको प्रीवियस क्लास में, यदि आपने देखी है तो, और नहीं देखी है तो पहले आप प्रीवियस क्लास जरूर देखिए, क्योंकि हर सवाल के मैं केवल उसका आंसर ही नहीं बताता, उससे जो कॉन्सेप्ट है ना भाई वो कहां से पैदा हुआ और कहां तक जा रहा है, जीरो से हीरो वाले लेवल तक मैं बात करता हूं। ठीक है, इसलिए आपको कह रहा हूं। तो देखो, यहां पर हमने संवेग के बारे में पढ़ा था कि जो भाई बल होता है ना वो होता है संवेग में परिवर्तन के बराबर। ठीक है, बल जो होता है वो क्या होता है, संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, संवेग में परिवर्तन की दर बल होती है। लेकिन एक बात और मैं बताता हूं आपको, यदि मैं बल जो की बात करता हूं वो बल हमेशा बाह्य बल होता है। कौन सा बल होता है? बाह्य बल, एक्सटर्नल फोर्स, यानी बाहर से धक्का देना, घर्षण बल कह सकते हो, खींचने वाला बल कह सकते हो। यदि आंतरिक बल है भाई, कौन सा बल है? आंतरिक, तो यह संवेग में परिवर्तन नहीं करते। इंटरनल फोर्स, जैसे दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स है, दो अणुओं के बीच में फोर्स है, वो कभी भी मोमेंटम में चेंज नहीं करते, संवेग में परिवर्तन नहीं करते। संवेग में परिवर्तन केवल बाह्य बल ही करता है। आगे मेरी बात समझिए। अब ये आपको मैं बात बताता हूं, यदि एक बम है आपके पास और फूट जाए, बम है जो फूट जाए, बम है, ये बम है आपके पास, ठीक है, और ये फूट जाए तो ये दो या दो से ज्यादा टुकड़ों में बढ़ जाएगा। लेकिन इसको तोड़ा जब जाए हथौड़ा मारकर तो बाह्य बल कहलाएगा। लेकिन बम जो है ना भाई, वो हमेशा अपने इंटरनल फोर्सेस, अपने अंदर की केमिकल रिएक्शन की वजह से फूटता है। और ये केमिकल रिएक्शन में जो फोर्स आ रहा है ना भाई, वो इंटरनल फोर्स है भाई, और इंटरनल फोर्स कभी मोमेंटम चेंज नहीं करते। और इसका मतलब हुआ बाह्य फोर्स की वैल्यू क्या हो गई? जीरो। और मैं यहां पे लिख देता हूं dp अपॉन dt। और यदि किसी भी चीज का डिफ्रेंशिएशन, अवकलन जीरो आ रहा है,
इसका मतलब वो चीज क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि कांस्टेंट का अवकलन ही क्या आता है, 0 आता है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं या ऐसे समझ लीजिए, इंटरनल फोर्सेस मोमेंटम को चेंज करती ही नहीं है। और यदि इंटरनल फोर्सेस मोमेंटम को चेंज नहीं करती है तो इसका मतलब ये होता है भाई कि जितना मोमेंटम आपका पहले था, जितना संवेग आपका पहले था, उतना ही बाद में होगा। यानी इनिशियल जितना था उतना ही फाइनल में होगा। समझ में आई मेरी बात? अभी देखिए, बात समझ में आई होगी आपको। अभी देखो क्या कहना चाह रहा है। v वेग से गतिशील किसी का वेलोसिटी v है, प्रारंभिक वेग v दे रखा है भाई, m द्रव्यमान है, मास m दे रखा है। गोलीय कोष अचानक 2 टुकड़ों में टूट जाता है। अचानक टूटा, किसी ने कोई फोर्स नहीं लगाया, किसी ने उसके ऊपर हथौड़ा नहीं मारा, यानी जो भी हुआ वो इंटरनल फोर्सेस से हुआ। अब इसके 2 टुकड़े टूटे, एक m/3 द्रव्यमान का हिस्सा स्थिर रहता है, तो दूसरे हिस्से का वेग कितना होगा। अभी मैं आपको समझाता हूं सवाल क्या है। ये ऐसे कह रहा है भाई, ये एक गोला था, ये आगे चल रहा था, इसका मास था m v वेग से। बाद में कुछ ऐसा हुआ कि इसके 2 टुकड़े हो गए, ठीक है। इसका द्रव्यमान है m/3, लेकिन इसका वेग है 0, ये रुका हुआ है। अब इसका कितना होगा, m में से माइनस करना पड़ेगा m/3, तो मेरे पास बच गया 2m/3, ठीक है। इसका वेग कितना होगा ये पूछा है मुझसे, मैं v2 लिख देता हूं। ये पार्टिकल नंबर 1 है, ये पार्टिकल नंबर 2 है। तो मैंने आपको अभी समझाया था भाई कि जब इंटरनल फोर्सेस होता है तो संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहे कुछ भी घटना घट रही हो। तो प्रारंभिक संवेग यानी ये पहले वाली कंडीशन है, और अंतिम संवेग यानी ये बाद वाली कंडीशन है। इन दोनों में संवेग हमेशा बराबर रहता है। तो हम यहां लिख देते हैं, प्रारंभिक संवेग में केवल एक ही कण है, और संवेग का जो फॉर्मूला होता है ना भाई, वो होता है द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान इंटू वेग। तो यहां पर एक ही द्रव्यमान था m, तो उसका वेग था v, तो मैंने लिख दिया mv बराबर। आगे देखिए, जब आप दूसरी कंडीशन की बात करते हैं तो यहां पर 2 द्रव्यमान है भाई, तो मैं दोनों का लिखूंगा। पहला द्रव्यमान है m/3, लेकिन इसका वेग 0 है, तो मैं 0 लिखूंगा। दूसरा द्रव्यमान है 2m/3 है, और उसका वेग मुझे पता नहीं, तो मैं v2 लिख दूंगा। कितना लिख दूंगा, v2 लिख दूंगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा mv बराबर, देखो मैं लिखूंगा 2m/3 v2। मुझे तो बाद वाले का वेग चाहिए, यानी v2 चाहिए। तो v2 चाहिए तो मैं कैसे लिखूंगा, 3 को मैं इधर ले जाता हूं, m से m उड़ा देता हूं, ठीक है। यहां पर मैं 3 को ले गया तो 3v बचा, 2 को मैं नीचे ले आता हूं तो 2 बच गया, और यहां पे हो गया मेरा v2। तो जो v2 है वो आएगा 3v/2, और 3v/2 मेरा ऑप्शन नंबर 3। आई मेरी बात समझ में? कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए भाई आपको, तभी मामला बैठेगा आपका। चलिए फिर मजेदार सवाल करते हैं, एक अगला सवाल करते हैं, है ना। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा, ये कह रहा 2 किलो द्रव्यमान की एक वस्तु है, मतलब आपको दे रखा है मास। क्या दे रखा है, मास दे रखा है। उस पर एक बल लग रहा है भाई, ठीक है। उसकी जो स्थिति है ना भाई, वो ऐसे बदल रही, ठीक है। पहले 5 सेकंड में किया गया कार्य बताइए। पहले 5 सेकंड यानी शुरुआत के 5 सेकंड, इनमें 5 सेकंड से मतलब है, ठीक है। तो देखो कार्य चाहिए भाई, क्या चाहिए, कार्य। और मैंने आपको कहा था कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन F.dr, बट यहां x के रूप में समीकरण है, तो मैं लिखूंगा F/dx। और कोई चारा ही नहीं है मेरे पास, और कोई चारा ही नहीं है मेरे पास। अच्छा मेरे को देखो क्या दे रखा है अगले ने, 2 किलो द्रव्यमान की एक वस्तु पर एक बल लगता है ताकि इसकी स्थिति समय के साथ इसके अनुसार बदलती रहे, ठीक है। आई मेरी बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले 5 सेकंड में बल द्वारा किया गया कार्य मुझे निकालना है। देखो देखो, लेकिन इसमें ये फॉर्मूला हम यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमें एफ नहीं दे रखा। तो मुझे एफ निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो एफ के टुकड़े देखो कैसे निकलते हैं। एफ बराबर होता है एम ए। मुझे सबसे पहले ए चाहिए होगा। मुझे क्या चाहिए होगा, ए। यहां तो विस्थापन मेरे समझ में आ गया, लेकिन मुझे चाहिए होगा ए। अब ए कैसे निकाले, देखो ए होता है वेग में परिवर्तन dv/dt, लेकिन यदि मैं d/dt लिख दूं तो जो वेग है भाई यहां पर, उसको मैं लिख सकता हूं विस्थापन बटा समय। यानी ए निकालने के लिए आपको विस्थापन का एक बार अवकलन करना पड़ेगा, फिर
एक बार और अवकलन करना पड़ेगा, यानी 2 बार करना पड़ेगा, तो उसको लिखा जाएगा डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर। तो हम ए निकालते हैं पहले भाई, ए बराबर डी अपॉन डी टी। मैं 2 बार कर देता हूँ ना, इसे खोल के दिखा देता हूँ आपको। एक्स की वैल्यू रखो भाई यहाँ पर 3t स्क्वायर 5, 3t स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। ए बराबर डी अपॉन डी टी। एक बार पहले कर लेते हैं, 3 यहाँ कॉन्स्टेंट है, टी स्क्वायर है। नियम क्या कहता है, घात को आगे उतारो, ये घात उतार दी, एक कम कर दो, 2 में से 1 कम कर दी, 1 बच गई। ये कांस्टेंट है भाई, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो ए बराबर हमारे पास बचा डी अपॉन डी टी। यहां पर देखो 3 को 2 से गुणा करोगे तो कितना बचेगा, 6t। अब ए का एक बार और अवकलन करना है, 2 बार करना है ना भाई, हमें एक्स दिया हुआ था तो एक्स का 2 बार करना था, तो मैंने 1 बार कर दिया। अब एक बार और करूंगा, तो एक बार और करूंगा तो अकेला टी है, अकेला टी हट जाता है, अकेला टी हट जाता है भाई। मतलब ऐसे समझ लीजिए, 6 को बाहर ले लो, यहां बच गया डी टी और इधर भी बच गया डी टी, डी टी से डी टी कट गया, 1 बचा। तो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। कितनी आ गई, 6 आ गई। अब एफ निकालो भाई, एफ बराबर एम में होता है, तो एफ बराबर हो गया एम ए, ये निकाल दिया एम ए। एम का मान आपको 2 किलो दे रखा है, ए आपको 6 दे रखा है, 6 यहाँ है, एम आपको 2 किलो दे रखा है, ये हो गया आपका 12 न्यूटन। अभी तो बल आया भाई, विस्थापन चाहिए आपको, एक्स विस्थापन आपको दे रखा है, मैं लिख के देता हूं, एक्स बराबर आपको दे रखा है 3t स्क्वायर प्लस 5। अभी विस्थापन आपका समय के हिसाब से बदल रहा है, तो कितने समय में चाहिए शुरू के, 5 सेकंड में चाहिए आपको। तो x का मान आपको चाहिए जब t का मान कितना हो, 5। 3 इंटू, अच्छा सुनो, शुरू के 5 सेकंड की बात चल रही है, मैं आपको कह रहा हूं शुरू के 5 सेकंड। तो आप पहले ये देखो कि 0 सेकंड पे कहां थे, और आप देखो कि 5 सेकंड पे कहां थे। पहले आप देखो 5 सेकंड पे कहां थे, और फिर देखो 0 सेकंड पे कहां थे। तो मैं पहले 0 से देख लेता हूं। यदि मैं t का मान 0 रखूं, तो ये तो हो गया 0 का स्क्वायर प्लस 5, 0 का स्क्वायर 0 होता है, तो मेरे पास है 5 मीटर। मैं 5 मीटर की डिस्टेंस पे था, कोई पॉइंट होगा जहां 5 मीटर लिखा हो, जैसे मैं यहां लिख देता हूं, देखो मैं यहां पे था जहां पे एक बोर्ड लगा था 5 मीटर का, मैं यहां खड़ा था, ऐसे मान लो, ठीक है। अभी मुझे चाहिए 5 सेकंड बाद, तो t बराबर चाहिए 5 सेकंड बाद। 3 की जगह 3 लिखता हूं, इस t की जगह मैं 5 लिखूंगा, तो 5 का स्क्वायर प्लस आगे 5 है तो 5 लिख देता हूं, t बराबर 5। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 3 75 होता है, 75 प्लस 5 टोटल कितना हो गया, 80। मैं कहीं जहां पर बोर्ड 80 मीटर का लगा हुआ था वहां पर आ गया, ये लो। थोड़ी देर बाद कितना दूर चला भाई, मैं चला 75 मीटर। कितना चला, 75 मीटर। अभी बात समझो, आपको ये सब करना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि हमें बल नहीं दे रखा था, तो मैंने पहले बल निकाला भाई आपके लिए। क्या निकाला, बल। अब विस्थापन निकालना है, तो विस्थापन मुझे टी के हिसाब से बदलता दिख रहा। अब मैं डायरेक्ट 5 क्यों नहीं रखा, क्योंकि यहां पर देखो 5 और है, तो टी बराबर 0 पे मैंने चेक किया, मैं पहले कहां खड़ा था, बाद में 5 सेकंड बाद में 80 मीटर पहुंच गया, ये मैंने चेक किया, तो मुझे पता लगा मैं 75 मीटर चल चुका हूं। तो देखो भाई, यहां पर कार्य का फॉर्मूला होता है बल इंटू विस्थापन। 12 न्यूटन का बल है, आप कितने चले, 75 चले, 75 मीटर चले ना, तो हुआ कितना, 900। यहां पर मैंने लिख दिया जूल। आपके द्वारा जो किया गया कार्य है वो 900 जूल है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया, थोड़ा है ना, अच्छा सवाल है थोड़ा, मैंने कहा था अच्छे अच्छे सवाल लाऊंगा मैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करें, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन भी मस्त है, इसलिए मैं आपको 2 2 3 3 4 4 सवाल का एक एक वीडियो दे रहा हूं, लेकिन सब मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, तो उन कॉन्सेप्ट को ध्यान रखो। हर सवाल में अलग कॉन्सेप्ट काम में आ रहा है, लेकिन एक एक कॉन्सेप्ट समझोगे पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए देखिए, एक पिंड की चाल दे रखी है भाई, पिंड की चाल दे रखी है कितनी, 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ाई जाती है। अब मुझे नहीं पता भाई पहले कितनी थी, तो पहले केस में था v, तो अगले ने कहा दूसरे केस में हो गई v प्लस 2, 2 पर बढ़ाई है ना, 2 मीटर बटा सेकंड, 2 प्लस मतलब v प्लस 2 मीटर बटा सेकंड। पहले आपकी 20 स्पीड थी, बाद में 2 बढ़ गई तो v प्लस 2 हो गई, मान लो 10 थी तो 12 हो गई, 20 थी तो 22 हो गई, ऐसे। अब ऐसा होने से इसकी गतिज ऊर्जा दुगनी हो जाती है, यानी पहले आपकी काइनेटिक एनर्जी 1 थी, अभी आपकी काइनेटिक एनर्जी K2 ले लेता हूं मैं, तो ये पहले की काइनेटिक एनर्जी से दुगना हो गया, K2 का मान K1 से दुगना हो गया। मूल चाल निकालो, यानी v निकालना है। मैं आसान सवाल है, बड़ा आसान है, ध्यान से देखना। अब जैसा मैं कर रहा हूं, मुझे अगले ने बाद की ऊर्जा दे रखी थी, मैंने K2 लिख दी,
अगले ने कहा जो पहले ऊर्जा थी उसकी दुगनी थी, तो मैंने इसको इस तरह लिख दिया, पहले की ऊर्जा का दुगना। अच्छा, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv², याद रखो हमेशा, ठीक है। 2 और ये भी गतिज ऊर्जा ही है तो ये भी हाफ mv²। बस फर्क इतना है, ये बाद का वेग है तो मैं v2 लिख देता हूं, ये पहले का वेग है तो मैं v1 लिख देता हूं। भागने से आदमी के द्रव्यमान में कोई कमी नहीं आई, ना कोई बढ़ोतरी, ना वो बढ़ा मोटा हुआ ना वो पतला हुआ। तो m है, तो ये m से देखो मैंने m काट दिया, 1/2 से पूरा 1/2 काट दिया, तो v2² बराबर बचा 2v1²। तो v2 बराबर बच गया √2v1²। v2 बराबर, देखो रूट निकालोगे तो v1 को मैं बाहर ले लेता हूं, v1/2। v1 कितना है भाई आपका, आपको ये देखना पड़ेगा। v1 कितना है आपको ये देखना पड़ेगा। v1 आपका जो है वो है v, और v2 जो है वो है v+2। लिख देता हूं यहां पे, v2 तो आपका है v+2 और v1 आपका है अकेला v। मुझे v चाहिए भाई, तो इसको मैं इधर ले आता हूं, इसको मैं इधर ले जाता हूं, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये बचा v, ये वाला इधर आएगा प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, v√2, यहां बच गया 2, v को कॉमन ले लो, 1 - √2, ये 2 बच गया आपका। तो v की वैल्यू कितनी आई, मैं डिवाइड में दे देता हूं, 2 1 - √2, ये मेरी v की वैल्यू आ गई। अब आप कहेंगे सर ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। कोई बात नहीं भाई, अभी इसको थोड़ा सा सही करते हैं, सॉल्व करते हैं अच्छे से, आप चिंता क्यों कर रहे हो। देखो जब भी कभी ऐसा आ जाए तो आपको परिमेयीकरण करना है। क्या करना है, परिमेयीकरण, रेशनलाइजेशन बोलते हैं इसको। उसमें आप क्या करते हैं, जो भी, मैं ऐसे ले लेता हूं, लिख देता हूं 1 - √2। आपको क्या करना है, जो भी ऊपर नीचे की संख्या है, जो भी हर की संख्या है, हर की जो संख्या है वही संख्या होनी चाहिए, बस चिन्ह विपरीत होना चाहिए, ऊपर नीचे गुणा कर देना है। वही संख्या होनी चाहिए लेकिन चिन्ह विपरीत होना चाहिए, ऊपर नीचे गुणा कर देना है। तो देखो 1 - √2 है, मैं 1 + √2 से मल्टीप्लाई करूंगा, संख्या वही है 1 + √2, लेकिन चिन्ह विपरीत है, तो मैं इसको दूसरे कलर से लिख देता हूं, ये लो। तो ये हो गया 1 + √2, और नीचे भी 80 से गुणा करना है, इस सेम से ऐसे करते हैं रेशनलाइजेशन, ठीक है। अब ध्यान से देखना भाई, v बराबर, ऊपर वाले को तो लिख सकता हूं 2 1 + √2, नीचे वाले को देखो भाई, ये a - b a + b है। आप ध्यान से मैथ्स के फॉर्मूले पढ़ेंगे तो a - b a + b बराबर होता है a² - b²। a यानी 1 का स्क्वायर, माइनस b यानी √2 का स्क्वायर। v की जगह v लिख देता हूं, 2 1 + √2, 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2 होता है भाई। तो v बराबर 2 1 + √2, नीचे बचा -1, माइनस ऊपर चला जाएगा भाई, आपका माइनस का चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। अब हमारे तो ऑप्शन ही नहीं आ रहे माइनस वाले जैसे, तो ये क्या चक्कर पड़ा, सवाल तो हमारा सही आ रहा। वैसा फिर तो ऑप्शन में गलती है कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से। यदि मैं माइनस को छोड़ देता हूं तो मेरे पास वैल्यू आ रही 2 1 + √2, और ये तो मेरे ऑप्शन नंबर 1 से मैच हो रही। मैंने कहीं गलती तो नहीं की, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। नहीं, यहाँ तक पूरा है, फिर भी 2 की जगह मैंने वैल्यू रख दी, यहाँ भी काम हो गया, ए इधर आ गया, v कॉमन आ गया, सही है भाई, काम तो हमने सही किया है। तो भाई साहब फिर तो ऑप्शन ही गलत है, ठीक है। तो मेरा आंसर ऑप्शन के हिसाब से जो मुझे दिख रहा वो मेरे को पहला ऑप्शन दिख रहा। तो कभी कभी इस तरीके से मैथमेटिकल भी अटक जाता है। और सवाल देखो, सवाल की एक खास बात है, फिजिक्स है ना वो यहीं पे खत्म हो गई आपकी, यहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ समझ सकते हो, उसके बाद तो बस मैथ्स ही मैथ्स है, कैलकुलेशन। और कई बंदे यहाँ पे अटक जाएंगे बेचारे, अभी तक तो इतनी रामायण बाकी है, और यहीं पर जाकर आपके सवालों में गड़बड़ होना चालू हो जाएगी। तो थोड़ा सा ध्यान से करिए, ठीक है। चलिए आज हम ये 3-4 सवाल करेंगे, अगले सवाल हम अगले वीडियो में लाएंगे, उसमें भी हम कॉन्सेप्चुअल जो है वो क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं, ट्रिक के बारे में बात करने वाले हैं। अच्छा, आपने एक बात नोटिस की क्या, मैंने 2 वीडियो में सवाल कराए अभी तक, 24 और 23 में ही, और लगभग मैंने 7 सवाल करा दिए। कहने का मतलब है हर पेपर का एक एवरेज वैल्यू आ रही, 3 सवाल 4 सवाल इन 2 चैप्टर से मिलाकर, यानी 3 सवाल 4 सवाल 5 सवाल, किसी पेपर में 3 है, किसी में 4 है, किसी में 5 है, मैं एवरेज 4 सवाल मान के चलता हूं। तो एक बात सोचिए,
4 सवाल 5 सवाल यदि इन 2 चैप्टर से आ जाए तो ये दोनों चैप्टर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए हर एक कॉन्सेप्ट पर आप ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ एक बात और नोटिस की होगी, जितने भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी टॉपिक है, वो सब रिपीटेड है। मतलब भाई साहब फिक्स है, इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ, फॉर्मूला कभी किस फॉर्मूले पे आ रहे, कभी किस फॉर्मूले पे आ रहे, लेकिन एक टॉपिक के 1 या 2 या 3 फॉर्मूले होते हैं, इससे ज्यादा कोई फॉर्मूले नहीं है। तो आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए, ऑटोमेटिक आपके सवाल होना चालू हो जाएंगे। तो आज की क्लास आपको कैसे लगी? मजा आया? तो अगले क्लास के लिए इंतजार करने के लिए, देखने के लिए, नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको ज्यादा वेट ना करना पड़े, इसलिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, मजा आया हो, तो लाइक करना मत भूलिए। और यदि कुछ भी छोटी मोटी कमी लगी हो, आपको लगता हो कि कुछ इसमें सुधार हो सकता है, कुछ मॉडिफिकेशन हो सकता है, कुछ नया इंप्रूवमेंट हो सकता है, कुछ नई चीजें मुझे ऐड करनी चाहिए, तो आपके सजेशन का मुझे इंतजार रहेगा। आप अपने सजेशन कमेंट में दीजिए, मुझे आपके कमेंट का हमेशा बेसब्री से इंतजार रहता है। ठीक है, यदि किसी टॉपिक पर आपको पर्सनल वीडियो चाहिए तो भी आप हमें बता सकते हैं, हम उसके लिए भी आपको पर्सनल किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनाकर देंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ में, कुछ नए सवालों के साथ में। ठीक है, आज्ञा दीजिए जब तक के लिए। जय हिंद, जय भारत।